कल के लेक्चर में एक लास्ट पॉइंट रह गया था और वो ये था कि जो ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ख़ास तौर पर ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनकी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, अगरचे मैंने इसका जो है वो आप लोगों को सेंड कर दिया था कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर सुन लें। जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल मोस्टली क्या होता है, इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल सॉलिड होता है। और सॉलिड की क्या वजह है, जिस जिस ऑर्गेनिज्म में यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी मटेरियल यूज होगा, उस ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी मटेरियल लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि सॉलिड फॉर्म में जो है वाटर के साथ मिला हुआ लेकिन सॉलिड फॉर्म में रिलीज होगा। जैसे बर्ड्स जो हैं, उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है दैट इज सॉलिड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, ठीक है, तो वो भी यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। इसी तरह ऑलमोस्ट ऑल आर्थ्रोपोड्स आर यूरिकोटेलिक, ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है देयर एक्सक्रीटरी मटेरियल इज यूरिक एसिड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके इनसॉल्युबल होने की वजह से आप क्या कहते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में या प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में हमें नजर आता है और इनके जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो सॉलिड होता है। सो अब इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट। देखिए, हम एक तरतीब के साथ मूव करते हुए आ रहे हैं और वो तरतीब क्या है, वो तरतीब कुछ ऐसी है कि सबसे पहले हमने क्या पढ़े, प्लांट, फिर हमने एनिमल्स स्टार्ट की और एनिमल्स में भी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिज्म के लिहाज से भी और हैबिटेट के हिसाब से भी। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट, तो उनकी एक्सक्रीटरी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। चौथे नंबर पे अब आ रही है बारी एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर अब आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ नजर आएगा, एक्सक्रीशन becomes more efficient when the phyla are advanced। जब भी फाइलम एडवांस्ड होंगे, जब भी ऑर्गेनिज्म एडवांस से एडवांस्ड होते जाएंगे, एवोल्यूशन होती जाएगी, तब तब क्या होगा, एक्सक्रीशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट होती जाएगी। और उसके साथ साथ एक और वर्ड भी ऐड करें, एंड सेगमेंटेड। सेगमेंटेड का क्या मतलब होगा, कोई ये समझा सकता है कि एक्सक्रीशन जो है वो एफिशिएंट होने के साथ साथ सेगमेंटेड कैसे हो सकती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्चुअली एक्सक्रीशन नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलें अभी इस सवाल को छोड़ें, मुझे एक और सवाल का जवाब दें। हमारी बॉडी में कोई ऐसा सिस्टम है, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ऑर्गन की बात नहीं कर रहा, कोई ऐसा सिस्टम है जो सेगमेंटेड हो? और सेगमेंटेड का मतलब आपको बता देता हूँ, हमारी बॉडी में सेगमेंटेशन से क्या मुराद है कि हर ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन हो। तो कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें जो सेगमेंटेशन की परफेक्ट एग्जांपल हो? जी बच्चे। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सेगमेंटेशन की परफेक्ट एग्जांपल है। कैसे? डाइजेस्टिव सिस्टम में हर ऑर्गन अपना अपना अलग, वैसे तो तमाम सिस्टम्स में जितने भी सिस्टम्स आप कह लें सब में सेगमेंटेशन हुई हुई है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशली क्या है कि हर ऑर्गन अपना अलग अलग कंप्लीट एंटायर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें सेगमेंटेशन से क्या मुराद है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में सेगमेंटेशन से मुराद ये है कि आगे आगे अब आप क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी होती है, ठीक है। किडनी जो है इट लीड्स टू यूरेटर्स विच लीड्स टू यूरिनरी ब्लैडर, और इनमें से हर एक का अपना अपना फंक्शन होता है विच लीड्स टू यूरेथ्रा। तो इसका क्या मतलब है, सेगमेंटेड का क्या? अब देखें, इससे पहले हमने या चले मैं कॉन्सेप्ट पूरा कर लेता हूँ। ये जो सेगमेंटेड सिस्टम है इसका डायरेक्टली क्या मुराद है? इससे डायरेक्टली मुराद ये है कि ये जो जितने भी ऑर्गन्स हैं ये अपना अलग अलग सेपरेट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसे आप कहते हैं सेगमेंटेशन इन रिगार्ड टू फंक्शन, सेगमेंटेशन विद रिगार्ड टू फंक्शन। स्ट्रक्चर भी ऑब्वियसली स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन के हिसाब से
एक सिस्टम की सेगमेंटेशन, और एक और चीज भी, सेगमेंटेशन में एक और चीज भी शर्त होती है, आपको पता है, हर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो। ऐसा ना हो कि एक ऐसे है तो दूसरा दूसरे से बिल्कुल ही गैर मुतल्लिक हो, दूसरे के साथ जुड़ा हुआ ना हो, ऐसा ना हो। बल्कि एक सेगमेंट अगर एक काम कर रहा है तो अगला वही फंक्शन परफॉर्म करे जिसके लिए उसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ हो, पिछले वाले के साथ हो। तो आपको अच्छे तरीके से पता है जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बात तो हमारे ज़हन में आ गई। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा ये है कि क्या अभी तक, जो मैं सवाल पूछने लगा था, क्या अभी तक कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा है जिसमें सेगमेंटेशन हुई हुई हो, बकायदा एक्सक्रीटरी सिस्टम की सेगमेंटेशन हुई हुई हो? जी बच्चे, स्पेशली वो जो कल आए थे या जिन्होंने कल का लेक्चर सुना है। सर कॉकरोच। कॉकरोच में सेगमेंटेशन नहीं है। सर अर्थवॉर्म में होती है। अर्थवॉर्म में डेफिनेटली होती है, जिसमें हमने पढ़ा था नेफ्रिडियोस्टोम है, ट्यूब्यूल्स हैं, ब्लैडर हैं और नेफ्रिडियोपोर है। ये सारे विद तरतीब, कल का लेक्चर जो है वो जाकर लीजिएगा जिन्होंने नहीं लिया हुआ, कल एब्सेंट थे। और एक बात आपको और बता दूं, आप लोगों मैंने जो है वो एक्सेस लिमिटेड की भी है और आगे भी मैं करूंगा। दो चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो ये कि बगैर इत्तला के आप लोग जो है वो एब्सेंट नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, आप लोगों ने आप लोगों में से कोई अगर फ्रीक्वेंटली एब्सेंट होता है तो एक्सेस मुस्तकिल कई लेक्चर्स की बंद कर सकता हूँ मैं। गूगल क्लासरूम में सारे बच्चे लेक्चर रिकॉर्डेड पिछला देख सकते हैं। वो एक बच्चा जिसकी एक्सेस, या दो बच्चे या तीन बच्चे अगर ऐसी हरकतें करेंगे, उनकी एक्सेस मैंने बंद कर दी, देन यू कैन नॉट अप्रोच। ठीक है, तो ये जो है ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए ये पॉसिबल है और ये तो होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि जो सेगमेंटेशन है वो हमें नजर आई है और वो है अर्थवॉर्म में, मेटानेफ्रीडियम में। लेकिन आगे आगे अब ये सेगमेंटेशन एनहांस होती चली जाती है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो अब देखिए कि यहाँ पर हम बाकी पूरे एनिमल किंगडम का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने के बजाय हम क्या पढ़ लेते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में हम इसकी जो एक्सक्रीशन है वो पढ़ने लगे हैं। बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हम इतनी लंबी स्टडी हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह काम करता है। सबसे पहली बात, आप लोगों की बुक में इन्होंने एक काम किया हुआ है, अगर आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं, और वो काम क्या है? वो काम ये है बच्चे कि इन्होंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में लिवर इंक्लूड किया हुआ है। जी बेटा, अब आइए जरा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में लिवर, ये क्या बात है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? किडनी। किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में लिवर ऐड करने की क्या तुक है? कोई अगर बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम, वरना ऑब्वियसली मैं तो बता ही देना। जी, अच्छा चलें। सॉरी बेटा, आप बोले, आपकी आवाज नहीं आई सहर मुझे। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो मेटाबॉलिज्म में एक्सक्रीशन कहाँ से आ गई? पता नहीं। चलें फिर मैं अब आपको बताता हूँ। जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एलिमेंट्री कनाल? ये शायद मैंने बताया हुआ है, मतलब इस क्लास में नहीं, वैसे पहले। जी, कोई ट्राई करेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्री कनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम? या अल्लाह, यही तो कयामत है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन शुरू करते हैं हम।
जी, बकल कैविटी, देन जी लैला आप कुछ कह रही हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बेटा। एसोफेगस, सर जी बेटा, अगली आवाज नहीं आई, मुझे सिर्फ सर सुनाई दिया। जल्दी जल्दी कर लें, मैं लिख रहा हूँ। एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बस। लीवर भी तो होता है। जी बेटा, अब आइए अगली बात के ऊपर। जी 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 बोलें बोलें। अगर आप इतने सिस्टम की बात करते हैं तो ये है एलिमेंट्री कनाल, और अगर आप इनके साथ ऐड कर देते हैं लिवर प्लस पैंक्रियाज तो फिर शहर, आपकी आवाज कट रही है बेटा, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। तो फिर इसको क्या कहते हैं? फिर आप इसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखिए, सिस्टम में आपके पास एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जबकि एलिमेंट्री कनाल जो है डाइजेस्टिव सिर्फ एलिमेंट्री कनाल डाइजेशन नहीं करती, आपकी डाइजेशन में हेल्प लिवर भी करता है, पेंक्रियाज भी करता है। पेंक्रियाज और लिवर को आप क्या कहते हैं? एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। और एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ऑर्गन्स नहीं होते। जी सर क्या कह रही? सर गोल ब्लैडर नहीं होता इसमें? गॉल ब्लैडर, अब वो लिवर से ही जो कुछ लिवर में बनता है वही गॉल ब्लैडर में ऐड होता है ना एक्चुअली। तो गॉल ब्लैडर का अपना तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है फॉर्मेशन में। जो भी गॉल ब्लैडर से आ रहा है वो एक्चुअली लिवर से बन के आ रहा है। तो प्राइमरीली जो चीजें, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो चीजें बन के इंटेस्टाइन में आएंगी वो लिवर से आएंगी। ठीक है, तो अब आप देखिए, जो बकल कैविटी है वो बकल कैविटी से लार्ज इंटेस्टाइन और एनस तक का जितना सिस्टम है, वो जो डक्ट है वो एलिमेंट्री कनाल है, और उसके साथ जब आप ऐड कर देते हैं तो वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। जी बेटा, अब आइए अगली बात के ऊपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरिनरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम? अब आप लोगों का आंसर आना चाहिए। जी बेटा, तो लला बेचारी, इसका जो है ना वो माइक फौरन ही जवाब दे जाता है। लला से डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं और एलिमेंट्री कैनाल में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इंक्लूड नहीं होते। नो बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम सेपरेट है। ये बात मैंने कल भी बताई थी। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो आपके पूरी बॉडी का लिवर, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर आता है, लेकिन उस वक्त वो डाइजेस्टिव रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों अलग चीजें हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं आता, या एक्सक्रीटरी सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम के कोई ऑर्गन नहीं आते। ठीक है, इस बात को मजीद क्लियर करेंगे, इस बात का जवाब दें, आपको ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। जी, यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या फर्क है? ये बात तो क्लियर होनी चाहिए बेटा। यूरिनरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? जी 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 बोले बोले बोले। सर यूरिनरी ब्लैडर, सर यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर अच्छा होता है। और सर लिवर का डिफरेंस होता है। यस, ये कौन बोला? फातिमा? वेल डन। लिवर का डिफरेंस है। लिवर फॉर्मेशन करता है एक्सक्रीशंस की, और उसको फिल्टर कौन करता है? किडनी। किडनी का काम यूरिन बनाना है। किडनी हैज नो फंक्शन इन फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। याद रखिए, किडनी ने यूरिन के जरिए सिर्फ उस एक्सक्रीटरी मटेरियल को उठाकर बाहर ले जाना है। ब्लड में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो किससे आ रही हैं? वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सारी निकल के आ रही हैं लिवर से। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में जस्ट लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, आप डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर को शामिल करते हैं, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी लिवर को इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि ये एक्सक्रीशन बनाकर भेजता है।
वो एक्सक्रीशन जो है वो फिल्टर करना किसका काम है? वो एक्सक्रीशन फिल्टर करना काम है आपकी किडनी का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिवर का रोल लिखता हूँ तो लिवर के रोल में आप कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीबायोटिक, पेन किलर, एल्कोहल, इसी तरीके से जो ड्राई मिल्क होता है, सूखा दूध, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा ब्रेक होता है। फिर इसी तरीके से आप गिनते जाएं, आप जो जो चीज लेते हैं एक्स्ट्रा या जो जो मेडिसिन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, आपके ब्लड में जो चीज मौजूद होती है वो कुछ देर बाद गायब क्यों हो जाती है? जस्ट बिकॉज वो एक बाहर से मटेरियल आया था जिसको लिवर ने ब्रेक कर दिया। जस्ट लाइक एंटीबायोटिक कुछ देर के लिए असर करती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि वही एंटीबायोटिक जो है वो उसका असर खत्म हो जाता है। क्यों? लिवर थोड़ी सी देर के अंदर उसको बाहर फेंक देता है। एंटीबॉडीज हैं, आप अगर बाहर से आपने 14 चैप्टर के एंड पे पढ़ा था कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारे बॉडी को बाहर से भी दी जाती हैं, जिसको आप एंटी सीरम कहते हैं। लास्ट पेज जो आपके बायो की बुक का है उस पर लिखा हुआ, वो एंटी सीरम कुछ अरसे बाद ब्लड से गायब हो जाता है। वाई? लिवर ब्रेक करके बाहर भेज देता है। बाहर कैसे भेजता है? लिवर ब्रेक करके ब्लड को देता है, ब्लड फिल्टर कर लेता है। तो असल बात क्या है कि जितने भी आपके पास इस वक्त यहाँ पर फंक्शन नजर आ रहे हैं, एक्चुअली जितने एक्सक्रीटरी मटेरियल किडनी कब काबिल होती है, अगर लिवर अपना फंक्शन करना बंद कर दे तो किडनी आपकी बॉडी से एक्सक्रीशन नहीं निकाल सकती। इसी तरीके से आप देखते हैं कि अगर किसी वजह से लिवर जो है उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई है, किडनी की वर्किंग की एक लिमिट होती है, ठीक है, अगर लिवर के फंक्शन में मेल फंक्शनिंग आ गई है तो आपको पता है कि हेपेटाइटिस ए यानी यरकान, जिसको आप पीला यरकान भी कहते हैं, वो लिवर की इन्फ्लेमेशन की वजह से है। हेपेटाइटिस, हेपैट मीन लिवर, आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो वो जो जितने कसीर तादाद में, जितनी ह्यूज अमाउंट में यूरिया बनता है, उतनी अमाउंट किडनी फिल्टर नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो यूरिया कहाँ आ जाता है? वो यूरिया ब्लड में आ जाता है ज्यादा अमाउंट, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इनमें डायरेक्टली कौन अटैच्ड है? लिवर अटैच्ड है, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि आप एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम में क्या फर्क करेंगे? यूरिनरी सिस्टम में लिवर इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में लिवर इंक्लूड होगा। क्लियर? एनी क्वेश्चन? अब देखिए ना, हमारे यूरिन में जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? वाटर। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। चलें, एक तो वाटर होता है और वाटर। यूरिया। यस, वेल डन, यूरिया। अब ये जो यूरिया है ये बनता कहाँ से है? आपको पता है यूरिया साइकिल होता कहाँ है? मैं आखिर में आखिरी चीज तो मेंशन करना भूल ही गया। यहाँ पर आखिरी चीज क्या होगी? यूरिया। और यूरिया साइकिल जो है वो कहाँ होता है जनाब? वो यूरिया साइकिल होता है लिवर में। वो यूरिया साइकिल लिवर में होता है। तो अब आप देख लीजिए कि वो यूरिया साइकिल जो लिवर में हो रहा है, तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट निकल रही है वो लिवर से निकल रही है। अब देखिए यहाँ आपको मैं कुछ सेंटेंस जो है वो मेंशन करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, द जनरेशन ऑफ वेस्ट इज प्राइमरीली डन एट मेटाबॉलिक लेवल एंड दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। दीज इंक्लूड यूरिया प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, क्रिएटिनिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मसल क्रिएटिन, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, यूरिक एसिड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। यहां आपको एक और बात बता दूं, आप में से अक्सर को बीमारी होती है, सॉरी आप में से अक्सर को नहीं, बहुत से लोगों को बीमारी होती है यूरिक एसिड ज्यादा होने की। जॉइंट्स में जाकर यूरिक एसिड स्टोर हो जाता है। वो यूरिक एसिड किसके मेटाबॉलिज्म से बनता है? वो यूरिक एसिड मेजरली प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स के मेटाबॉलिज्म से बनता है। और प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स किसमें होती हैं? डीएनए में। यस, एग्जैक्टली, वेल डन। यूरिक एसिड, अभी उसने क्या कहा? यूरिक एसिड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब है न्यूक्लिक एसिड ब्रेक करके आप क्या बना रहे हैं? यूरिक एसिड। एक बात आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ये आप लोगों के लिए जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। कोई बच्चा गायब हुआ है,
कोई बच्चा एब्सेंट है? नौ, 10 बच्चे थे, 9 रह गए। 10 टोटल पार्टिसिपेंट्स थे इंक्लूडिंग मी। कौन गया बीच में से? सर मरियम। मरियम, क्यों, क्या हुआ? चले बहरहाल देखें बेटा, शहर उससे पता करें। अब देखिए, जितना ज्यादा आप ऐसा मटेरियल खाएंगे, स्पेशली एनिमल प्रोटीन जितनी ज्यादा खाएंगे, उसमें अगर आपके उस एनिमल प्रोटीन के साथ जितना डीएनए आ रहा है, वो सारा का सारा डीएनए जब मेटाबोलाइज होगा तो यूरिक एसिड आपके ब्लड में बढ़ने के इम्कान ज्यादा हो जाते हैं। जब आप प्लांट सेल खाते हैं ना, तो प्लांट सेल से भी आती है प्यूरिन पैरिमिडीन, लेकिन प्लांट सेल के पास एक अदद अक्सर प्लांट फूड में क्या होता है, अक्सर प्लांट फूड में उस यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंजाइम आते हैं, विटामिन आते हैं। लेकिन जब आप एनिमल खाते हैं ना, एनिमल प्रोटीन खाते हैं या एनिमल डीएनए खाते हैं, तो वो आपको ऐसा कुछ नहीं देता जो आपको यूरिक एसिड ब्रेक करने में हेल्प करे, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। प्लांट आपको साथ वो विटामिन दे रहा है कि आपका यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो उसको कम कर लिया जाए, लेकिन एनिमल नहीं देता, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जी आगे चलते हैं। बिलीरुबिन, जी ये किससे बनता है? जल्दी से बता, जल्दी से बताओ, सामने वाजे हो गए। बिलीरुबिन इज द ब्रोकन प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है तो लिवर में बिलीरुबिन बनता है, और बिलीरुबिन भी हेपेटाइटिस ए में ज्यादा हो जाता है। और जब ये बिलीरुबिन जो है ये ब्लड में आता है तो ये खासा डेंजरस प्रोडक्ट है, यूरिया की तरह का डेंजरस प्रोडक्ट है, और ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये देखिए, वेरियस हार्मोन्स ब्रेक होते हैं, सारा कुछ जो है ये सब सारा कारनामा किसका है? ये सारा कारनामा इन भाई साहब का है। और ये जो लिवर है, इसके बगैर हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर सकती। सबसे बड़ी चीज जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो मैंने आप लोगों को कहा था कि यूरिया साइकिल जहां बना हुआ है, एक्चुअली यूरिया साइकिल वहां होना नहीं चाहिए था, बल्कि यूरिया साइकिल कहाँ होना चाहिए था? ये जो अब आपके सामने आर्टिकल है इसमें। क्यों भला? देखिए जरा, यूरिया साइकिल की जितनी डिटेल है वो यहाँ गिवन है। The metabolic pathway involved in the production of urea are termed as urea cycle. 2 ammonia and 1 carbon dioxide are shunted into cycle to generate 1 molecule of urea. अब जरा एक दफा हम साइकिल पढ़ाते हैं, उसके बाद जो है वो ये डिटेल भी पढ़ेंगे। जी, सो ये साइकिल। जी बेटा बोले। सर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट दो हो सकते हैं। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट में किसी भी अमाइनो एसिड को रिसाइकल भी किया जा सकता है, और उसी अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप निकाल के उसको यूरिया के साथ भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, यूरिया मतलब आपको पता है ना कि अब मैं यहाँ पर एक्चुअली, चले मैं कोशिश करता हूँ कि वो ड्रॉ हो जाए। आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O NH2 और NH2, आई थिंक ये फॉर्मूला होता है यूरिया का। ठीक है, तो यूरिया जो है एक तो कार्बन की वजह से, दूसरा 2 नाइट्रोजन, कार्बन की वजह से यूरिया लेस टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से। दूसरी बात ये है कि यूरिया का फायदा क्या है, अमोनिया के निस्बत ये वाटर भी कम लेता है, और यूरिया जो है उसके पास 2 अमाइन ग्रुप होते हैं। बात ये हो रही थी कि अमाइनो एसिड के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अमाइनो एसिड में यूरिया साइकिल खास तौर पर एंटर होते हैं, और 2 इम्कानात होते हैं। एक ये कि वो अमोनिया जो अमाइनो एसिड हम कर रहे थे, मेटाबोलाइज कर रहे थे, उसको रिसाइकिल कर लिया जाए। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो फिर वो अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? वो यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो 2 में से एक काम जो है वो अमाइनो एसिड के साथ हो सकता है। ठीक है, यूरिया साइकिल या अमाइनो एसिड का जो साइकिल होता है, इसमें देखिए ये साइकिल ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, किसी भी प्रोसेस को साइक्लिक क्यों कहते हैं? अगर वो साइक्लिक है तो उसको साइक्लिक प्रोसेस क्यों कहते हैं?
हाँ भाई मुंडियो, तुसी भी कुछ बोलो। ओए तुम लोग लेक्चर ओपन करके सो तो नहीं गए? अवैस, शुएब, बेटा अगर कुछ ऐसा हुआ ना मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट प्रेजेंट। अच्छा प्रेजेंट, बड़ी देर बाद मुझे होश आई है। अवैस, एक तो ये डिजिटल थप्पड़ की कोई ना सहूलत नहीं है। अच्छा चलो शुएब, साइक्लिक प्रोसेस क्यों है? किस बुनियाद पे किसी भी प्रोसेस को साइक्लिक कहते हैं? सर जो एंड प्रोडक्ट होता है उसे दोबारा जो मतलब बेसिक होता है उसमें चेंज किया जा सकता है। बहुत सही, क्योंकि आपने पहला आंसर नहीं दिया, लेकिन जो दूसरा मैंने पूछना था वो आपने पहले दे दिया। साइक्लिक प्रोसेस एक उसकी वजह क्या होती है? किसी भी जो प्रोसेस को साइक्लिक कहने की वजह ये होती है, नंबर 1, किसी भी प्रोसेस को साइक्लिक कहने की वजह ये होती है कि इट रिपीट itself इन द सेम मैनर, अपने आप को बिल्कुल उसी रूटीन पे रिपीट करता रहता है। नंबर 2, इसको साइक्लिक प्रोसेस कहने की वजह क्या होती है कि एंड प्रोडक्ट इज एक्चुअली द स्टार्टिंग प्रोडक्ट। जी आप लोगों ने पीछे कुछ साइकिल्स पड़े हुए हैं, हम उनको डिस्कस करके इसकी एग्जांपल लेते हैं। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में लास्ट प्रोडक्ट कौन सा था? जी, क्रेब्स साइकिल में लास्ट प्रोडक्ट कौन सा था जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए, सॉरी G3P, glyceride 3 phosphate. नो 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 नो, वो जो एंड प्रोडक्ट था वो उसका था केल्विन साइकिल का। मैं क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा हूँ जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। क्रेब्स साइकिल का एंड प्रोडक्ट था मैलेट, और इसी मैलेट में जब शामिल होता था, एक मिनट, इसको यहाँ ऐसे बनाते हैं एरो को, इसी मैलेट में जब शामिल होता था एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो ये मैलेट जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता था? यही मैलेट कन्वर्ट हो जाता था, अगला कौन सा यहाँ पर आना चाहिए जी, कोई बताएगा? यहाँ पर ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट वो कंपाउंड है जो क्रेब्स साइकिल में सबसे पहले बनता है। वो कैसे बन रहा है? क्योंकि मैलेट के साथ कौन आकर ज्वाइन हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम ए। मैं यहाँ क्या पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ कि जब जब लास्ट प्रोडक्ट होगा, एक्चुअली वो लास्ट, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में लास्ट प्रोडक्ट ही एक्चुअली स्टार्टिंग प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वो आने वाले कंपाउंड को दोबारा पिक कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोग जो केल्विन साइकिल पढ़ा हुआ है उसमें लास्ट प्रोडक्ट कौन सा है? जी लला, आपने केल्विन साइकिल का जो लास्ट प्रोडक्ट बताएं। Glyceride 3 phosphate. नो 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 नो, उस साइकिल का लास्ट इंटरमीडिएट था एक। चलें, वो तो एक प्रोडक्ट है ना जो आगे यूज होना है। उस पूरे साइकिल को दोबारा स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए था? जिसको मेटाबोलाइज करने के लिए आपको रुबिस्को चाहिए था, उस प्रोडक्ट का क्या नाम है? फर्स्ट ईयर कंगाली जा रही है। हाँ भाई, कोई और? ऑक्सैलो एसीटेट। ओए गधे, ऑक्सैलो एसीटेट में कब की बात कर चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ उसकी केल्विन साइकिल की। केल्विन साइकिल का वो प्रोडक्ट जिसको आप रुबिस्को के जरिए मेटाबोलाइज करते थे। जी अवैस। रेबलोस बिसफॉस्फेट। हाँ, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, शाबाश। राइबोलोज सर लेकिन बिसफॉस्फेट। सर क्रेब साइकिल जो आपने यहाँ पर मेंशन किया है ये कुछ समझ नहीं आया। हाँ, तो मैलेट में जब मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए तो ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। सर मैलेट में कहाँ से? बेटा वो की दोहराओ जो की मैंने बताई हुई थी। क्या की थी वो? सर
ऑक्सैलो एसीटेट में जब एसिटाइल कोआन मिलेगा तो फिर साइट्रेट बनेगा आगे, लेकिन मेलेट में तो सर कैसे सॉरी वो सॉरी, नहीं नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ ऑक्सैलो एसीटेट आना है, यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट आना है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ऑक्सैलो एसीटेट और उसके बाद यहाँ पर आएगा सिट्रेट। यस, यू आर कंप्लीटली राइट। ऑक्सैलो एसीटेट में एसिटाइल कोएंजाइम ए, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऑक्सैलो एसीटेट अगर लास्ट प्रोडक्ट है तो वही स्टार्टिंग प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आने वाले इंटरमीडिएट को वही ऑक्सैलो एसीटेट रिसीव करके साइकिल दोबारा स्टार्ट कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा और केल्विन साइकिल को दोबारा स्टार्ट कर देगा, जस्ट लाइक दिस। जब यहाँ पे हम आएंगे तो ये जो ऑर्निथीन है ये एक्चुअली वो प्रोडक्ट है जिसने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करके दोबारा से साइकिल को स्टार्ट करना है। तो आप हमेशा पहला स्टेप यूरिया साइकिल का, किसी भी साइकिल का पहला स्टेप वो काउंट करते हैं जो यहाँ से प्रोडक्ट्स लेके अगला प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हो। शायद माइक बंद करें, अपना हैंड रेज रखें, फिर आपकी तरफ आता हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ। ऑर्निथीन जो है वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा और साइकिल स्टार्ट करेगा। इसका मतलब है पहला स्टेप आप हमेशा वो काउंट करेंगे जो आखिरी प्रोडक्ट बन रहा होगा उस पूरे साइकिल का, ठीक है। फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और उसके बाद फिर दोबारा से। ये वाला कहाँ पर होता है? ये वाला जो साइकिल होता है, दिस साइकिल अकर्स इन लिवर। ऑर्निथीन सबसे पहले एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है और किस में चेंज हो जाता है? सिट्रोलिन में। ये भी अमाइनो एसिड है। एक और अमोनिया यहाँ ऐड होता है, सेकेंड नाइट्रोजन ऑफ यूरिया। हमने क्या कहा था, इसके दो है ना नाइट्रोजन, एक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है। तो एक नाइट्रोजन इस अमोनिया से आया, वो ऑर्निथीन में ऐड हो गया। दूसरा नाइट्रोजन इस अमोनिया से आया, वो सिट्रोलिन में ऐड हो गया, और अगला कंपाउंड बन गया आर्जिनिनोसक्सिनेट। ये आर्जिनिनोसक्सिनेट जो है वो किसी भी एंजाइम के एक्शन के जरिए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आर्जिनिन में। यहाँ पर एक और एंजाइम होगा आर्जिनेज, जो इस आर्जिनिन को ब्रेक करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? एक तरफ यूरिया में, दूसरी तरफ ऑर्निथीन में। ये ऑर्निथीन दोबारा से साइकिल को स्टार्ट कर देगा। दिस इज हाउ अ कंप्लीट यूरिया साइकिल परफॉर्म्ड। जी शुएब, जल्दी से क्वेश्चन करें। नहीं सर, वो माइक ऑन रहेगा। अच्छा जी, तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये बात हो रही है, 2 ammonia and 1 carbon dioxide molecules are shunted into cycle to generate 1 molecule of urea। अभी आपने क्या पढ़ा? एक अमोनिया किसमें ऐड हो रहा था? ऑर्निथीन में। दूसरा अमोनिया किसमें ऐड हो रहा था? सिट्रोलिन में, जो उसको क्या बना रहा था? आर्जिनिनोसक्सिनेट बना रहा था। तो इसका क्या मतलब है? 2 अमोनिया, और पहले स्टेप पे पहले अमोनिया के साथ कौन ऐड हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड। 1 ammonia molecule combined with carbon dioxide and already available precursor from प्रीवियस साइकिल ऑर्निथीन, और उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? सिट्रोलिन में। ये सारा प्रोसेस मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करके आप साइकिल को स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसने मोस्टली बच्चे वही बातें की हुई हैं जो हम जो है वो पहले करके आ चुके हैं इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, in central liver is the central station of metabolism and consequently body's central metabolic clearinghouse. Due to these characteristics, liver functions are pivotal। pivotal होता है कोई ऐसा joint जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे जो गर्दन का जॉइंट होता है ना, इसको पिवट कहते हैं, पिवट जॉइंट कहते हैं। पिवट जॉइंट वो होता है जो कि हर तरफ को मूव कर सके और जिसकी बहुत प्राइमरी इंपॉर्टेंस हो, ठीक है। पिवटल रोल वो होता है टू होम्योस्टेसिस एंड इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विद मोस्ट बॉडीज ऑर्गन सिस्टम। मैंने अभी क्या बताया? बहुत से ऑर्गन्स के साथ मिलकर फंक्शन करता है। लिवर सपोर्ट्स द एक्सक्रीटरी रोल ऑफ किडनी बाय डिटॉक्सिफाइंग मैनी केमिकल पॉइजन। ये बात हो चुकी है। अमोनिया बनाना, यूरिया, यूरिक एसिड बनाना, ये सारी बात ऑलरेडी हो चुकी है। रिमूवल ऑफ सॉल्ट विद वाटर बाय स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑफ सीबम बाय सेबेशियस ग्लैंड सीम टू बी एक्सक्रीटरी इन नेचर। अब ये याद रखिए बच्चे, बहुत से लोग ये समझते हैं कि स्वेटिंग जो है वो भी एक्सक्रीशन में शामिल होता है। स्वेटिंग एक्सक्रीशन में शामिल नहीं है, गलत बात है। आपको अगर पसीना आता है, उस पसीना आने की एक बहुत बड़ी रीजन है
और वो ये है कि वाटर, मैं वो पॉइंट असल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ बताते हुए। याद रखिए, सोडियम और वाटर, इनका जो चैनल होता है ना, वो सेम होता है। मैनी टाइम्स वाटर ने सेल के अंदर जाना है या सेल से बाहर आना है, वो किसके जरिए जाता है? सोडियम के जरिए। एक ऐसा चैनल बना हुआ होता है जिसमें से सिर्फ वाटर नहीं गुजर सकता या सिर्फ सोडियम नहीं गुजर सकता। वाटर ने गुजरना है तो साथ सोडियम भी गुजरेगा। बच्चे ये क्लास के दौरान एब्सेंट, क्या नेटवर्क इशू आ रहे हैं मुस्तकिल? जी, अगर वाटर ने गुजरना है तो उसके साथ में सॉल्ट भी गुजरेगा, सोडियम। तो इसका क्या मतलब है? अगर हमने अपनी बॉडी को ठंडा रखना है और स्वेट यानी वाटर को बॉडी पर रिलीज करना है, तो उसके साथ हमें क्या रिलीज करना पड़ेगा? उसके साथ हमें सोडियम को रिलीज करना पड़ेगा। ये एक्सक्रीटरी रोल नहीं है, इसको आप फंक्शनल रोल कह सकते हैं, मजबूरी कह सकते हैं। तो स्वेटिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सक्रीशन। उसके बाद आइए, उसने बात की है सीबम की। सीबम ऑफ सेबेशियस ग्लैंड सीम टू बी एक्सक्रीटरी। सीबम, सेबेशियस ग्लैंड कौन से होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी के ऊपर एक खास किस्म की वैक्स की लेयर रखते हैं। हमारी बॉडी जो है वो ड्राई नहीं होती, हमारी बॉडी बाकायदा चिकनाहट वाली बॉडी होती है, जिसके ऊपर फैट की एक लेयर रिलीज की जाती है। तो वो जो फैट की लेयर होती है वो सेबेशियस ग्लैंड से निकलती है। द रिमूवल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट from sweat glands is for the purpose of thermoregulation and of sebum on the skin is for protection against microorganisms। उसने यहाँ पे आपको क्लियर बता दिया है कि ना तो स्वेटिंग का ताल्लुक एक्सक्रीशन से है और ना ही सीबम यानी सेबेशियस ग्लैंड से जो वैक्स की लेयर निकल रही है उसका कोई ताल्लुक है।